कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमिटा और आज हम बात करने वाले हैं ईएमआई के नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें हम बात करेंगे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की। अभी तक हमने ईएमआई में काफी कुछ पढ़ चुके हैं, लेंज लॉ, फैराडेज लॉ और उनके एप्लीकेशन हम देख चुके हैं, किस तरीके से मोशनल ईएमएफ जनरेट होता है, रोटेशन से ईएमएफ कैसे जनरेट होता है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं अभी तक। आगे बढ़ते हैं। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है जो टाइम के साथ वेरी करता है, तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ या उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट वगैरह कितना आता है, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे। कोई खास बात नहीं है, जैसा हम अभी तक करते आ रहे हैं वही इसमें करना है। बस इसमें टाइम वेरिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगा। और ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम फैराडेज लॉ में पढ़ के आए थे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो होता है डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो अगर सोचो मैग्नेटिक फील्ड ही टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो डिफरेंशिएट करना कितना आसान हो जाएगा फ्लक्स के लिए। तो बस वही काम हम यहाँ करने वाले हैं। जल्दी से वो देख लेते हैं कि एक एग्जांपल। अगर एक लूप है, इस लूप में एन टर्न्स हैं, एन टर्न्स वाला सा लूप है। इसका एरिया ए है। एक लूप का एरिया कितना है? ए। बोला गया कि बी चेंजेस विद टाइम, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा अंदर दे रखा है यहाँ पे। बोला गया कि बी चेंजेस विद टाइम, तो क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस लूप से पास हो रहा होगा वो समय के साथ चेंज होगा, और ऐसा करने से एक इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। और अभी हम मान लेते हैं कि बी जो है वो इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, ऐसा अपन ने मान लिया। तो हम लिख सकते हैं कि इससे जो फ्लक्स पास होगा वो होगा बी इंटू एरिया। यहाँ पे एरिया होगा ए इंटू एन। ये बात क्लियर है? टोटल एरिया विल बी ए इंटू एन, क्योंकि एन नंबर ऑफ यहाँ पे टर्न्स है, मतलब एन लूप्स यहाँ है। तो टोटल एरिया विल बी ए इंटू एन, दिस विल बी द फ्लक्स। अपने को चाहिए ई इंड्यूस्ड इज गिवन बाय डी फाई बाय डी टी। माइनस साइन भी आता है, पर वो लेंस लॉ से हमें पता है डायरेक्शन की बात होती है। डी फाइव बाई डी टी करेंगे तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया और एन कांस्टेंट है, तो इसको लिखा जा सकता है डी बी बाई डी टी। क्लियर है बात? अब ये जो लूप है ये कैसा, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा है? ये डिस्ट्रीब्यूटेड ईएमएफ होता है। मतलब भाई ऐसा तो है नहीं कि आपने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी जो एक ही जगह सारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगी। ऐसा नहीं है ना। ईएमएफ जो यहाँ इंड्यूस होता है वो क्या होता है, ऐसा बहुत छोटा 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 ऐसा ईएमएफ हर जगह पे। आप मान सकते हैं कि हर एक पॉइंट से अगले पॉइंट में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल जाता है। ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड ईएमएफ हमेशा जनरेट होता है। जो हमने अभी तक क्वेश्चन किए उन सबके लिए भी ये चीज वैलिड है कि जो ईएमएफ जनरेट यहाँ पे होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, वो तो एक खाली नॉलेज की बात है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर कॉइल का रेजिस्टेंस आर है, इफ कॉइल रेजिस्टेंस इज आर, तो करंट कितना आ जाएगा इसमें? हम आई इंड्यूस क्या कह सकते हैं, विल बी ई इंड्यूस्ड बाय आर। टोटल जो रेजिस्टेंस है वो आर है, एक लूप का नहीं, टोटल रेजिस्टेंस इज आर। तो सीधा लिखा जा सकता है यहाँ से आई जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ए एन बाई आर डी बी बाई डी टी। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हमने ई में इसको डिवाइड कर दिया और हमें पता है कि ये तो आ गया करंट, और करंट की डायरेक्शन हम दे सकते हैं आराम से लेंज लॉ से। करंट कैसा आना चाहिए आप बताइए? भी लूप है क्या, हमने जो उसमें ईएमएफ की डायरेक्शन बता रखी है, जो हमने बैटरीज बनाई है, क्या वो डायरेक्शन सही है? कैसे देखते थे? लेंस लॉ क्या कहता था कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है उस चेंज को अपोज करना चाहिए नया आने वाला फील्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीज हो रहा है। अंदर की तरफ अगर इंक्रीज हो रहा है तो जो नया मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए वो बाहर की तरफ आना चाहिए, क्योंकि इस इंक्रीमेंट को अपोज करना है। तो बाहर की तरफ कैसे आएगा? जब करंट काउंटर क्लॉकवाइज चलेगा। और बिल्कुल यहाँ पे जो आपने बैटरीज बनाई हैं उसकी वजह से करंट काउंटर क्लॉकवाइज ही चलेगा। तो या ही जो चलेगा इस तरीके से, बिल्कुल सही बात है। जो आपने डायरेक्शन बनाई और जो मैग्नीट्यूड निकाला वो इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कुछ ऐसा, आपको एक लूप दिया, लूप कुछ ऐसा बना रखा है। ऐसा एक लूप है, ठीक है। एक ही वायर से दो लूप क्रिएट किए हैं। बीच में जो आपको सी सा दिख रहा है उसका मतलब है कि वहां पे वो कनेक्शन नहीं है, वायर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, वो जस्ट ऊपर से ऐसा निकल रहा है, ठीक है। तो ऐसे दो स्क्वायर लूप आपको बना रखे हैं, जिसमें ये ए साइड का है और ये बी साइड का है, दोनों स्क्वायर लूप्स हैं, ठीक है। पूछा गया आपसे कि
अगर यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरा अंदर की तरफ है और इस लूप का जो रेजिस्टेंस है वो आपको दे रखा है R ओम पर मीटर, है ना, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस इज R, और आपको दिया है जो मैग्नेटिक फील्ड है की तरफ वो है 4 टाइम्स के टी स्क्वायर टेस्ला, टी इज टाइम। तो पूछा गया आपसे फाइंड द करंट इन द लूप एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड्स। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इस पूरे लूप में भाई, लूप में करंट तो एक ही होगा ना, क्योंकि सेम वायर है, उसी से लूप बना हुआ है, तो करंट तो सेम चलेगा सब जगह पे। तो वो करंट आपसे पूछा गया है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और हम देख पा रहे हैं इस एक्सप्रेशन से कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। तो हम लेंस लो यहाँ से बता सकते हैं सीधा सीधा कि अगर मैं इस लूप की बात करूं जो नीचे है बी वाला, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और इंक्रीज हो रहा है समय के साथ, तो इसमें जो ईएमएफ जनरेट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जो नया मैग्नेटिक फील्ड आए वो इस इंक्रीमेंट को अपोज करे, मतलब नया वाला मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होना चाहिए। अब बाहर कैसे होगा? अगर इसमें काउंटर क्लॉकवाइज करंट चले तो यहाँ जो ईएमएफ आना चाहिए वो कोशिश करेगा कि करंट इस तरीके से बने, और इस ईएमएफ को मैंने नाम दिया E1। और ऐसे ही यहाँ जो ईएमएफ आना चाहिए वो बनेगा इस तरीके से, इसको मैंने नाम दिया E2, क्योंकि यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और इंक्रीज हुई है। तो यहाँ जो करंट आना चाहिए वो क्या कोशिश करेगा कि नया मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आए। तो दोनों ईएमएफ इस तरीके से यहाँ पे जनरेट होंगे। ओके, अब यहाँ से एक बात समझ में आती है। चलिए पहले तो अपन E1 E2 लिख लेते हैं। E1 कितना ईएमएफ जनरेट होगा? d5/dt के बराबर, हमें पता है। और d5/dt यहाँ कितना है? तो एरिया एरिया इज बी स्क्वायर इंटू dB/dt। दिस इज d5/dt। कितना हो जाएगा? dB/dt इज गिवन एज 8 kT। देख पा रहे हैं 4 kT स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होगा होगा 8 kT, बी स्क्वायर 8 kT। दिस विल बी द E1। और आपको पूछा गया E1 एट t इक्वल टू 4 सेकेंड्स, तो कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर इंटू 8 इंटू k इंटू टी की जगह डाल दिया आपने 4, 32 kb स्क्वायर। दिस विल बी द ईएमएफ E1। ओके, E2 की अगर बात करें तो E2 भी आएगा d∅2/dt, जो उससे फ्लक्स चेंज हो रहा है वो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर उसका एरिया इंटू dB/dt। ये अब फिर से हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 8 kT। यहाँ पे अगर आप बात करें कि E2 एट टी इक्वल टू 4 कितना है, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू 8 इंटू k इंटू 4। आंसर आएगा 32 ka स्क्वायर। दिस विल बी द ईएमएफ E2। अब अपने को पूछा है इसमें टोटल करंट इन द लूप। करंट कैसे निकाला जाए? ये पूरा एक सर्किट है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो इसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो कैसे हो रहा है? भाई E1 जो है वो क्या चाहेगा? करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो, है ना। एक ही वायर की बात करते हैं जो बीच वाला वायर है। E1 चाहेगा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो, और E2 क्या चाहेगा? करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो। बिल्कुल यही चाहेगा। और देखिए दोनों जो चाह रहे हैं वो करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब जो दोनों का ईएमएफ जनरेट हुआ है वो अपोजिट जनरेट हुआ है। तो जो नेट ईएमएफ यहाँ लिखा जाएगा, ई नेट अगर लिखे हम इसके लिए तो लिखा जाएगा E1 - E2। क्लियर बात? क्योंकि दोनों जो करंट फ्लो कराना चाह रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल्स जो हैं वो अपोजिट, या आप कह सकते हैं कि साथ साथ है। मतलब ये ऐसा है करंट, ये ऊपर वाला ईएमएफ ऐसा है कि नीचे वाला ईएमएफ ऐसा है। इस तरीके से जुड़े हुए हैं ये E1 और ये E2। तभी ये जो करंट चाह रहा है इस तरफ चाह रहा है, ये करंट चाह रहा है इस तरफ चाह रहा है। और ऑब्वियसली जो नेट करंट होगी वो तो किसी एक डायरेक्शन में ही होगी। और हम वैल्यूज से देख पा रहे हैं क्योंकि B इज मोर देन A, तो E1 इज मोर देन E2, इसलिए हमने जब E नेट लिखा तो E1 - E2 यहाँ पे लिखा। ठीक है, E1 - E2 कितना आएगा? देख पा रहे हैं 32 k B² - A²। ये आपका हो गया ईएमएफ। करंट आपसे पूछा गया है, सीधा सीधा लिख सकते हैं E नेट बाई आर। फाइनल आंसर विल बी 32 k/r B² - A²। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बात, के की वैल्यू अगर आपको गिवन है तो आप वो यहाँ रख सकते हैं और सीधा सीधा अपना आंसर बता सकते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस
कितना होगा? टोटल रेजिस्टेंस तो गिवन नहीं है हमें। रेजिस्टेंस कितना लिखेंगे आप? टोटल रेजिस्टेंस, देखिए एक यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस आपको दे रखा है स्मॉल आर, तो टोटल इसकी लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ इज, तो टोटल रेजिस्टेंस लिख सकते हैं स्मॉल आर इंटू टोटल लेंथ, एंड टोटल लेंथ इज, एक स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 टाइम्स साइड, तो ये हो जाएगा 4b प्लस 4a, ये टोटल लेंथ हो गई। तो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो 4ra प्लस b, ये आपका रेजिस्टेंस होगा। इसे यहाँ रख देते हैं, तो आंसर आएगा 32k बाई 4ra प्लस b। ऊपर जो लिखा है इसे लिख सकते हैं b माइनस a और b प्लस a, b प्लस a प्लस b कैंसिल हो गए, बचा 8k बाई r b माइनस a। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक बात है, कोई खास बात नहीं, आराम से किया जा सकता है इस टाइप के क्वेश्चन। कुल मिला के हमें फैराडेज लॉ ही यूज करना है इस बार। बस आपको b जो है वो टाइम की टर्म्स में दे रखा है, तो d5/dt में dv/dt भी एक टर्म आ जाएगी, और इस तरीके से क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कुछ ऐसा कि एक सेमी सर्कुलर वायर यहाँ पे रखा हुआ है, जो सर्किट कनेक्टेड है वो ऐसा कनेक्टेड है, यहाँ पे एक एक्सटर्नल ईएमएफ भी लगा हुआ है इस तरीके से। ईएमएफ उल्टा बना देते हैं, जो ईएमएफ यहाँ पे एक बैटरी यहाँ पे लगी हुई है वो ऐसी एक बैटरी यहाँ पे लगी हुई है, और बोला गया है कि जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया से ऊपर है, मतलब सिर्फ ये सेमी सर्कुलर जो वायर है यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से यहाँ पे है। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस सेमी सर्कुलर रीजन पे है। इस सेमी सर्कल की जो रेडियस आपको दे रखी है वो रेडियस आपको दे रखी है आर के बराबर, और ये हाइट आपको दे रखी है r/2 के बराबर। ठीक है, ओके। आपसे पूछा गया कि अगर यहाँ रेजिस्टेंस जो है वायर का, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज r ओम पर मीटर, ये आपको दे रखा है। दूसरी बात आपको दे रखी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, ये जो b है वो है at³ प्लस ct² प्लस f टेस्ला। तो आपसे पूछा गया कि फाइंड करंट इन द लूप एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। करंट इन द लूप एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो एक ही वायर के पीस से ये पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है, और उसमें बीच में एक बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर रखी है E से। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चेंज होता है तो इस ऊपर वाले पोर्शन में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आएगा, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा हम बता सकते हैं आराम से। दिस E इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू d∅/dt, और वो वैल्यू होगी एरिया इंटू dB/dt। एरिया में कौन सा लेना चाहिए, इस पूरे सर्किट का एरिया या जहां मैग्नेटिक फील्ड है बस वो? ऑब्वियसली जहां मैग्नेटिक फील्ड है बस वो वाला एरिया। तो कितना होगा वो, πr²/2, सेमी सर्कल का एरिया हो गया, इंटू dB/dt। डिफ्रेंशिएट करते हैं b को, तो आएगा 3at² प्लस 2ct, यह आएगा डिफ्रेंशिएशन इसका। तो ये आपका आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। अभी इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन कैसी होगी ये भी देख लो। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ और टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, और जब टाइम के साथ इंक्रीज होता है तो हम कह सकते हैं कि जो नया इंड्यूस्ड ईएमएफ आना चाहिए वो ऐसा आना चाहिए कि वो इस चेंज को अपोज करे, मतलब उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ कैसे आएगा, जब क्लॉकवाइज इसमें करंट फ्लो होगी। जब क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ईएमएफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, तब ये क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवाएगा। और अब इसका अगर टोटल अपन ई नेट देखें तो ई नेट कितना बन रहा है, क्या दोनों आपस में अपोज कर रहे हैं? यस, भाई ये चाहेगा कि करंट इस तरफ फ्लो हो, ये चाहेगा करंट इस तरफ फ्लो हो, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। जब अपोज कर रहे हैं तो हम ई नेट लिख सकते हैं E-E, कंसिडरिंग जो आपने बैटरी लगा रखी है वो बड़ी है, इंड्यूस्ड ईएमएफ छोटा है। ठीक है, तो ई नेट आपको मिल गया। अब सारा काम आसान है, आपसे पूछा गया करंट, करंट हो जाएगा E net/R। ठीक है, अब यहाँ बात है आर की, रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालें, आपको पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस दे रखा है आर ओम पर मीटर, तो इसको आर नेट लिख देते हैं, आर ऑफ द सर्किट लिख देते हैं। तो आर नेट कितना आएगा भाई, टोटल जितना वायर का लेंथ है उतना मल्टीप्लाई कर देते हैं। वायर की लेंथ कितनी है, तो देखिए r/2 यहाँ पे, r/2 यहाँ पे, और 2r यहाँ पे,
ठीक है, और ऊपर जो है वो पाई आर है। तो ये सब मिला के टोटल लेंथ बन जाएगी, कितना हो गया, r/2 प्लस r/2 r प्लस 2r, 3r। तो 3r तो ये नीचे वाले सेगमेंट की होगी और पाई आर ऊपर, तो 3 प्लस पाई इंटू आर, ये तो हो गई लेंथ, और पर यूनिट लेंथ है कैपिटल आर। तो ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस। ये अपन यहाँ लग सकते हैं। आपसे पूछा गया टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे, तो बस अपना आंसर हो जाएगा यहाँ से। आई जब लिखेंगे तो ई नेट इज ई माइनस ई, तो ई माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2, 3a t स्क्वायर, टी की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 2c टी की जगह 2, ये हो गया ई माइनस ई डिवाइडेड बाय आर। आर आपने लिखा 3 प्लस पाई इंटू आर। यहाँ से जो भी आपका आंसर आता है वो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात? कोई खास बात नहीं है इसमें, करना वही है, छोटे मोटे ट्विस्ट इसमें कर सकते हैं, वो आप आराम से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऐसा कि एक कॉइल है, उस कॉइल से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो आपको गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के सी माइनस टी स्क्वायर वेबर। इतना फ्लक्स इस कॉइल से पास हो रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, आपसे पूछा गया कि फाइंड टोटल हीट प्रोड्यूस्ड in the coil in time t equal to 0 to t equal to c। ये आपसे पूछा गया कि इस कॉइल में टोटल हीट कितना प्रोड्यूस हुआ, और इसका जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो आपको दे रखा है आर ओम्स। ये आपको रेजिस्टेंस इस कॉइल का गिवन है। ठीक है, क्या करना चाहिए? हीट प्रोड्यूस आपने सर्किट थ्योरी में पढ़ा है। सर्किट थ्योरी में क्या बोला था आपने, हीट प्रोड्यूस कैसे निकालते हैं, इंटीग्रल आई स्क्वायर आर डी टी से, या आई स्क्वायर आर टी से। तो अगर मैं आई निकाल लू यहाँ पे कि कितना करंट इसमें फ्लो हुआ है, तो अपन आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हो गया क्वेश्चन, कैसे करेंगे? तो भाई ई इंड्यूस्ड कितना आएगा, डी फाई बाई डी टी। अरे तो सीधा गिवन है फाई, तो सीधा डिफ्रेंशिएट करते हैं इसे, तो के इंटू 2t। माइनस से हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन से यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो दिस इज 2 kt, आपको आ गया ई इंड्यूस्ड। यहाँ से आई मिल जाएगा, आई इज ई इंड्यूस्ड बाई आर विच इज 2 kt बाई आर। ठीक है, ओके, आई मिल गया। हीट क्या लिखूं, आई स्क्वायर आर टी सीधा लिख दूं क्या, ऐसा लिख दूं क्या, या फिर इंटीग्रल आई स्क्वायर आर डी टी लिखूं? कैसे डिसाइड करोगे कि इंटीग्रेशन मेथड यूज करें या सीधा सीधा सॉल्व कर दें? कैसे डिसाइड करना चाहिए? भाई अगर कोई वेरिएबल है तो हमें इंटीग्रेशन यूज करना चाहिए, और आई जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली हमें इंटीग्रेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो वही यूज करते हैं। लिखा जाएगा हीट इज इक्वल टू इंटीग्रल आई स्क्वायर आर डी टी, कहां से कहां तक, 0 से सी तक आपको बोला गया, टाइम 0 से टाइम सी तक। वो अपन ने लिमिट लगा दी इसमें। सॉल्व कर लो, बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन। आई स्क्वायर तो 4k² t² बाई आर स्क्वायर इंटू आर डी टी 0 से सी तक। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है t³ बाई 3, बाकी चीजें बाहर आ जाएंगी, ये हो गया t³ बाई 3, तो c³ बाई 3। ये आपका आंसर आ गया 4/3 k² c³ बाई r। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आसान सवाल था, बस सर्किट थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया आपने। हीट इज इक्वल टू इंटीग्रल आई स्क्वायर आर डी टी। अच्छा, आई नहीं निकालते तब भी कर सकते थे, इंटीग्रल वी स्क्वायर बाई आर, ये भी तो होता है ना, डी टी। आई स्क्वायर आर लिखिए, या फिर आप v इक्वल टू आई आर को यूज करके इसे v स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते थे, v की जगह आप ई इंड्यूस्ड डाल देते, तो ई इंड्यूस्ड का स्क्वायर बाई आर डी टी, इसे सॉल्व करते तब भी आपको वही आंसर मिलता है ना, कोई खास बात उसमें नहीं है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इस कॉन्सेप्ट पे जल्दी से। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक बड़ी रिंग यहाँ पे रखी हुई है इस तरीके से, और इसके एक्सिस पे ही, यहाँ थोड़ा आगे चल के इसका जो एक्सिस है, इस पे एक छोटी रिंग रखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से, और ये जो छोटी रिंग है ये v वेलोसिटी से
इस तरफ आगे बढ़ रही है टूवर्ड्स दिस बड़ी रिंग। ओके, यहाँ तक बात क्लियर। इस बड़ी रिंग में जो करंट दे रखा है आपको, ऐसा दे रखा है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, और इस बड़ी रिंग की जो रेडियस है वो ए है, छोटी रिंग की जो रेडियस है वो बी है, ऐसा आपको गिवन है। ठीक, बोला गया कि ये एक फिक्स्ड कॉइल है जिसमें एन हैं, ये भी गिवन है, एंड रेडियस ए कैरिंग अ करंट आई एट अ डिस्टेंस एक्स, यहां से एक्स डिस्टेंस पे, फ्रॉम इट सेंटर अनदर स्मॉल कॉइल ऑफ रेडियस बी, और बी के लिए बोल रखा है कि बी इज मच मच लेस देन ए, ये गिवन है आपको, एंड रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस भी आपको दे रखा है आर, is moving towards the first coil at a uniform speed v, ये जो v है ये यूनिफॉर्म है। ठीक है भैया, find induced current in the smaller coil, इस छोटी कॉइल में I induced कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है बात, तो पहली बात, इसमें इंड्यूस्ड करंट आएगा क्यों, कहां से आएगा, तो भाई हमें पता है कि जो बड़ी वाली कॉइल है इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और एक करंट कैरिंग जो लूप है वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, उस मैग्नेटिक फील्ड में वो छोटा जो कॉइल है बी वाला वो रखा हुआ है या वो चल रहा है, तो जब वो चल रहा है तो फील्ड उसके लिए वेरी करेगा क्योंकि वो उस बड़ी वाली कॉइल के लगातार पास आता जा रहा है। तो यहाँ कॉइल रखी है बड़ी वाली, ये छोटी वाली कॉइल इसके जैसे जैसे पास आएगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता रहेगा पास आने के लिए, तो उसकी वजह से इससे फ्लक्स चेंज होगा, और जैसे फ्लक्स चेंज हुआ उसमें एक इंड्यूस्ड करंट आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो बस यही आपसे पूछा गया है। तो अगर मैं उस लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूं और उसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरा आंसर मिल जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, एक करंट कैरिंग लूप की वजह से उसके एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता था, याद नहीं है तो तुरंत पलटो पन्ने और बताओ कितना होगा। एक करंट कैरिंग लूप है आई जिसकी रेडियस है आर, इस एक्स डिस्टेंस पे आपसे पूछा गया था मैग्नेटिक फील्ड, कर रखा है ये, कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूला था म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये फॉर्मूला हमने वहां पे यूज किया था, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ आर की जगह आपको दे रखा है ए, ए इज द रेडियस, और एन टर्न्स भी हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी एन टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड बी एट द पोजिशन ऑफ स्मॉलर कॉइल इज, उस छोटी वाली कॉइल की पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड देयर। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला किसके लिए था, इसके एक्चुअल पॉइंट के लिए। ठीक है, एक्चुअल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होता है इतना, तो हमने उस कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम क्यों मान लिया, वो सिर्फ एक्सिस पे तो है नहीं, कॉइल मतलब एक्सिस के आसपास का एक पूरा एरिया वो कवर कर रही है, क्योंकि ये बोला गया कि दिस बी इज मच मच लेस देन ए, मतलब उस बी को हम एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं इस ए के सामने, इसलिए ऐसा हमने सीधा सीधा यूज कर लिया एक्चुअल पॉइंट वाला फॉर्मूला बी के लिए। अब बी मिल गया तो हम फाई लिख सकते हैं, फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल कॉइल कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू बी इंटू एरिया, एरिया है उसका पाई बी स्क्वायर, कॉइल का एरिया छोटी वाली पाई बी स्क्वायर, फ्लक्स मिल गया तो ई इंड्यूस जब लिखा जा सकता है यहाँ पे डी फाई बाई डी टी मिलेगा आपको, पाई बी स्क्वायर तो देखो कांस्टेंट है, डी बी बाई डी टी अपने को यहाँ करना पड़ेगा, तो बी आपके सामने है ऊपर, उसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो पाई बी स्क्वायर, उस बी में से भी बहुत सारी चीजें कांस्टेंट हैं बाहर आ जाएंगी, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, ये सब बाहर आ गया, बाई 2 बाहर आ गया, डिफ्रेंशिएट आपको करना है बेसिकली इस टर्म को ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये टर्म आपको डिफरेंशिएट करनी है क्योंकि x यहाँ पे वेरिएबल है, उसकी वेलोसिटी की वजह से इनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो वो यहाँ पे डिफरेंशिएशन में आएगा। करते हैं डिफरेंशिएशन, जो चीजें कांस्टेंट है वो तो बाहर लिख लीजिए एज इट इज, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई 2, ये तो सब बाहर आ गया,
इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये पूरी टर्म x की पावर वाली टर्म है पावर 3/2, ऊपर गया तो पावर -3/2 हो जाएगा, तो बाहर आएगा -3/2, पावर में एक कम होता है तो हो जाएगा -5/2, तो ये जब नीचे जाएगा तो हो जाएगा a² + x² की पावर 5/2, और अब अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x, a² का तो 0, x² का 2x बाई dt। ये उसका होगा पूरा डिफरेंशिएशन। ठीक बात है। नाउ व्हाट इज दिस dx बाई dt? ये dx बाई dt क्या है? दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी। भाई ये x जो है वो डिस्टेंस है, और वेलोसिटी की वजह से वो डिस्टेंस कम हो रहा है, तो वो dx by dt इज नथिंग बट वेलोसिटी। तो हम उसकी जगह v यूज कर लेंगे। अपना फाइनल आंसर जो अपन लिखेंगे, E induced इज इक्वल टू, ये -3/2 को अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो बाहर ले आते हैं, तो हो जाएगा 3/4। अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे एक, तो ओनली 3 आएगा, पाई बी स्क्वायर म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, ये सारी चीजें आ गई। dx by dt का v भी आ गया, डिवाइडेड बाय a² + x² की पावर 5/2, और ऊपर एक x भी वहां बचा हुआ है वो। ये आपका आ गया E इंड्यूस्ड। यहाँ से आप अपना आंसर भी बता सकते हैं। I के लिए I विल बी E इंड्यूस्ड बाय रेजिस्टेंस R। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा था। दो तीन चीजें इसमें ध्यान रखने वाली बात थी। पहली बात तो ये कि उसमें क्यों इंड्यूस्ड करंट आएगा, ये बात हमने समझी कि भाई वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्यों होता है मैग्नेटिक फील्ड? एक करंट कैरिंग वायर हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो भाई उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया वहां पे। क्योंकि ये कॉइल मोशन में थी तो मैग्नेटिक फील्ड इससे चेंज हो रहा था, इसकी वजह से इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितना था, तो वो हमने एक रिंग के एक्सियल पॉइंट के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड लिखा। एक्सियल पॉइंट क्यों कंसीडर कर सकते थे? क्योंकि बी इज मच मच लेस देन ए, हम छोटी वाली रिंग को एक पॉइंट की तरह कंसीडर कर सकते थे। अब मैग्नेटिक फील्ड लिखने के बाद उसको हमने फाई लिखा, फाई को डिफरेंशिएट करके अपना फाइनल आंसर बताया। तो डिफरेंशिएशन भी जिन लोगों को नहीं पता, चिड़िया मानने वाला तरीका है ये। a² + x² को आपने चिड़िया मान लिया, चिड़िया के पास -3/2 था, उसको आपने डिफरेंशिएट कर दिया, फिर चिड़िया को भी डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, एंड देन dx by dt इज नथिंग बट वेलोसिटी, वो रखा अपना फाइनल आंसर, यहाँ से अपने को मिल गया। क्लियर है बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। भाई आपने ये तो पढ़ लिया था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। कैसे? भाई एक चार्ज जब मोशन में होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और चार्ज की वजह से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। तो यस, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, पर क्या एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है? ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए हमारे टॉपिक का नाम है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करता है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे? ये बात कैसे समझ में आई? तो क्या किया गया कि भाई आपने एक ऐसा एक मैग्नेटिक रीजन बनाया, एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में ऐसा एक मैग्नेटिक रीजन बनाया जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। हर पॉइंट पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, जो सिलिंड्रिकल मैग्नेटिक रीजन कहते हैं इसे। एक्सपेरिमेंट की बात बता रहा हूँ, उस टाइम पे ऐसा किया गया। ठीक है, इसके अंदर आपने एक कॉइल को रखा। ठीक है भैया, और इस मैग्नेटिक फील्ड को जब आपने वेरी किया, मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए आपने इंक्रीज किया, तो देखा गया कि इसमें एक करंट प्रोड्यूस हुआ। आप अभी तक यही करते आ रहे थे, आप ई इंड्यूस बता रहे थे देर से, जो फेराडेज लॉ के हिसाब से था d∅dt, और वो इंड्यूस से इसमें करंट भी प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, करंट की डायरेक्शन भी हम लेंस लॉ से बता सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीज हो रहा है तो करंट ऐसा फ्लो होना चाहिए कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आवे, तो करंट यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो होगा ऐसा। ठीक है भैया, यहाँ तक भी बात समझ में आ गई कि करंट इसमें ऐसा फ्लो हो रहा है। पर यहाँ पे एक बात जब चमकी लोगों को, तो ये चमका कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जब चार्ज पे फोर्स लगाता है, तो हम पढ़ चुके हैं QV×B, ये फोर्स होता है एक चार्ज पे एक मैग्नेटिक फील्ड का, है ना? और यहाँ पे अगर कॉइल सिर्फ रखी हुई है, और रखी हुई कॉइल में चार्ज तो रेस्ट पे है, जब चार्ज रेस्ट पे है तो ये फोर्स लगा कैसे? ये मैग्नेटिक फील्ड
का जो फोर्स है वो इस पे लगा कैसे। और चलो चार्ज मोशन में भी रहे, मान लीजिए थर्मल एजिटेशन की वजह से चार्ज मोशन में भी है, तब भी हमें ये बात पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर टू वी एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी। वे क्रॉस प्रोडक्ट है ऐसा। जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। चार्ज जो रेस्ट पे था वो अगर चलना शुरू हुआ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि चलना शुरू हुआ, क्योंकि करंट फ्लो हुआ है यहाँ पे, और करंट फ्लो हुआ मतलब चार्ज मोशन में आए। चार्ज मोशन में आने मतलब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है, वो कोई एक्स्ट्रा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता। पर यहाँ चार्ज मोशन में आए इसका मतलब वहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा फील्ड है जो एक चार्ज को मोशन में ला सकता है, F इक्वल टू क्यू ई से। तो वहां से बात चमकी कि अजय भाई, जब एक मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करता है तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस करता है, और उसी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो चार्ज मोशन में आते हैं, जिसे आप करंट कहते हैं। क्लियर है बात यहां तक? मैग्नेटिक फील्ड कभी भी एक चार्ज को रेस्ट से मोशन में नहीं ला सकता, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, जब हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़े थे, तो हमने तीन तरीके के उसके केस देखे थे। एक जब वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा किसी एंगल पे। तो हमने इन सब में यही बात की थी कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी उसको वेलोसिटी नहीं चेंज कर सकता, या सॉरी स्पीड नहीं चेंज कर सकता, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो वही बात यहाँ पे है कि अगर चार्ज रेस्ट पे है तो वो घूमने लगा, अगर वो मोशन में आया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होना चाहिए, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से आया होगा, तो इस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें ओके। तो यही बात अपन जल्दी से लिख लेते हैं कि पहली बात तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो कैसा आया होगा। तो सोचो इस कॉइल के अंदर जो चार्ज मोशन में है, वो मोशन में क्यों है, मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, वो इस तरफ चला तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इस तरफ लगा होगा, तभी वो इस डायरेक्शन में चला। अच्छा, वो जब यहाँ पहुंच गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तभी वो इस सर्कुलर लूप के अराउंड चल रहा है। तो वो यहाँ पहुंचा तो यहाँ, जब वो यहाँ पहुंचा तो यहाँ, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार इस पूरे रीजन में लग रहा है। ठीक है, पहली बात टेंजेंशियल इस कॉइल के लग रहा था। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि B इंक्रीजेस विद टाइम, तो हमें पता है कि इसमें एक एंटी क्लॉकवाइज करंट यहाँ पे सेटअप होगा। एंटी क्लॉकवाइज करंट इज सेटअप, ये तो अपने देख लिया लेंज लॉ से और फेराडेज लॉ से। ठीक है भैया। ईएमएफ जो इसमें प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, ईएमएफ होता है डी फाइव बाई डी टी। अगर इसकी रेडियस आप आर मान लीजिए, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ दिस कॉइल, तो हम लिख सकते हैं कि ये होगा पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी। अभी मैंने बात करी थी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए एरिया तो कांस्टेंट है, फील्ड वेरी कर रहा है, तो डीबी बाई डी टी इस तरीके से लिखा जा सकता है। और जब करंट लिखा जाएगा तो करंट लिखा जाएगा ई बाई आर के बराबर। यहाँ तक भी बात क्लियर है? ओके। तो ड्यू टू दिस वेरिएशन इन बी, an electric field is induced in region, and by symmetry the electric lines of forces will be in the form of concentric circles। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, हम यहाँ लिखते हैं कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब लिखते हैं इसको पूरा ही, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड, वो जो रीजन वाली बात मैंने बताई थी वो आप खुद लिख लीजिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड कभी भी किसी चार्ज को रेस्ट से मोशन में नहीं ला सकता, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है। और जब आपने इस करंट कैरिंग लूप, सॉरी इस कंडक्ट लूप के आसपास जब मैग्नेटिक फील्ड आपने चेंज किया, तो वहां पे करंट फ्लो हुआ। करंट का फ्लो होना मतलब चार्ज रेस्ट से मोशन में आया, और ऐसा तभी हो सकता है जब वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो इसलिए हमने बोला कि एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे बोला जाता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड in the region, and by symmetry electric lines of forces
will be in the form of concentric circles. तो यहाँ पे देखिए एक खास बात और, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो सर्कल्स में हैं। आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेकिन यहाँ पे ये सर्कल्स में है। इसलिए इसे सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना बोल के इसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इसे हम नहीं कहते हैं, क्योंकि इसके कुछ प्रॉपर्टीज उससे अलग होती हैं। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं। दूसरी बात, जैसे जैसे हम इस सेंटर से दूर जाएंगे, इस सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से, हमने बोला था कि हमने एक सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो इस सेंटर से जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इंक्रीज होता जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपने कॉइल लिया है आर रेडियस का, वो आर इंक्रीज होता जाएगा, वो आर इंक्रीज होगा तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ भी इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे, as we go far from center of magnetic field, R increases या induced EMF increases, और अगर induced EMF increase होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होता है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि आप तब कह रहे हैं कि अगर इंड्यूस्ड ई इंक्रीज हुआ मतलब करंट इंक्रीज हुआ, करंट इंक्रीज हुआ मतलब चार्ज जो मोशन में है वो इंक्रीज हुए ज्यादा, और ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ऐसा है तो जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि हमें पता है कि जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना चाहें तो अगर ये सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है तो जो फर्स्ट लाइन अगर यहाँ बन रही है तो सेकंड लाइन इससे थोड़ी सी और ऐसा बनेगी, थर्ड लाइन इसके और पास में बनेगी, क्योंकि अब जैसे जैसे आप पास जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है। ये सारे सर्कल्स हैं, इन्हें सर्कल मानेंगे। और चलिए एक बार ढंग से बना देते हैं इन्हें। जैसे जैसे आप यहाँ से दूर जाएंगे वैसे वैसे इनके बीच का सेपरेशन कम होता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है बात, चलो जल्दी से बना देते हैं, टाइम पास नहीं करें। इस तरीके का डायग्राम इसमें बन जाएगा। ओके, तो जैसे आप दूर जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये बताता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अब इंक्रीज हो रहा है। ठीक है बात, चलिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये कहता है कि अगर यहाँ पे कोई कॉइल ना भी होती, देयर इज नो कॉइल, तब भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है। इसका मतलब आप कोई कॉइल ना रखो, सिर्फ आप एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करो तो वहां पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही। और वो कैसे पता चला? कि आपने टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज रख दिया तो वो चार्ज तुरंत ही ऐसे सर्कुलर मोशन में घूमने लगा। ऐसा क्यों हुआ होगा? सर्कुलर मोशन में घूमा मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर ही घूम रहा है, उसी फोर्स के डायरेक्शन में लगातार घूम रहा है। तो मतलब ये था कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है वो कॉइल की वजह से नहीं है, वो उस मैग्नेटिक फील्ड में वेरी होने की वजह से है, उस वेरिएशन की वजह से। ठीक है, सो इफ देयर इज नो कॉइल देन ऑल्सो induced electric field is there, ठीक है, in the form of circles। जो सर्कल्स आपने बना रखे हैं ऐसे ही वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को वहां रखेंगे तो वो इन सर्कल के ऊपर घूमने लगेगा, एक सर्कुलर मोशन में वो तुरंत ही आ जाएगा। ठीक है बात, तो ये सारी बातें इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। अब इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो आपने अभी देख ली, ये जनरेट क्यों होता है? प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड।
इसको ऐसा लिख लेते हैं, बिकॉज ऑफ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ, पहली बात। तो दूसरी बात ये कि ये फॉलो करता है F इक्वल टू क्यू ई रूल, तभी तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड था उधर चार्ज फ्लो हुआ, उधर चार्ज मोशन में आया, और ऐसा ही वो सर्कुलर पे घूमने लगा, सर्कुलर पाथ पे घूमने लगा। फॉलोज F इक्वल टू क्यू ई। ये जो है हमेशा एग्जिस्ट करता है इन क्लोज लूप्स, जो कि डिफरेंट है अपना पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा था उससे। वो हमेशा ओपन लूप्स में होता था, कभी क्लोज लूप नहीं होता था। तो हम यहाँ पे जो क्लोज लूप मानते हैं वो हमेशा सर्कुलर मानेंगे हमारी स्टडी के लिए। और भी बाकी शेप्स में भी हो सकता है, लेकिन हमारी स्टडी के लिए हम इसे कैसा मानेंगे, सर्कुलर मानेंगे। ठीक है, तो सर्कुलर लूप्स में ये हमेशा हमें मिलेगा। और क्योंकि ये सर्कुलर लूप्स में एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो यहाँ पे एनर्जी लॉस होता है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड ये होता है। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पहले पढ़ा था वो कंजर्वेटिव फील्ड था। तो अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सामने लिखा गया है तो वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखा गया तो वो कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, चलिए अब इसको कितना इंड्यूस होता है मैथमेटिकली कैसे देखें। तो हमें पता है कि भाई पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन था, इंटीग्रल ई डॉट डी एल इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। और वो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कितना है, जितना इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे आया होगा वो। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू में पता है होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी के बराबर। तो यहाँ से मैं एक बात समझ में आई कि दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। ठीक है बात, यहाँ जो ई है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अब एक बात और, आपने केवीएल पढ़ा था, रिमेम्बर? केवीएल क्या कहता था कि अगर आप एक पूरे लूप में पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करेंगे तो वो नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो आ जाएगा जीरो, है ना। यही था केवीएल, कि अगर एक पॉइंट से शुरू होते हैं फिर से घूम के उसी पॉइंट पे आते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आपको मिलना चाहिए। ये था केवीएल। तो ये क्या कह रहा था, एक इलेक्ट्रिक सॉरी एक कंप्लीट लूप के लिए। ओके, यहाँ देखिए आपने जो इंटीग्रेशन किया है वो इंटीग्रेशन भी कैसा है, एक लूप के लिए। जो इंटीग्रेशन पे आप सर्कल बनाते हैं ना, उसका मतलब होता है एक क्लोज्ड लूप के लिए इंटीग्रेट करना। ठीक है, क्लोज्ड लूप के लिए अगर आप इंटीग्रेट करते थे उस टाइम पे, तो आप बोले थे कि क्लोज्ड लूप के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो आता था जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाता था इंटीग्रल ई डॉट डी एल से। तो एक क्लोज लूप के लिए अगर आप वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होता था वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप करेंगे इंटीग्रेट तो वो आता था जीरो। जबकि इंड्यूस्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सॉरी मैंने आईएमएफ लिख दिया, दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आप एक क्लोज लूप में इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है जो कि होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो ये डिफरेंस है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज की वजह से जो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? तो ये स्टेटमेंट भी ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में इंटीग्रल ई डॉट डी एल फॉर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो, जो केवीएल का बेस था। जबकि फॉर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इंटीग्रल ई डॉट डी एल फॉर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हिच इज माइनस डी फाइव बाई डी टी। ठीक है बात। अच्छा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ और डीएल में एंगल कितना होगा हमेशा? भाई आपने यहाँ बोला था कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया वो आया, सॉरी इंड्यूस्ड, आई एम सॉरी हमेशा मैं ईएमएफ बोल रहा हूँ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप बोल रहे हैं ई, वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डीएल जो इस लूप के लिए टोटल लेंथ की बात करते हैं उसका एंगल कितना है हमेशा। तो ये जो लूप है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा है, और किसी भी सेक्शन पे आप अगर डीएल देखेंगे तो वो भी ऐसा है। अगर मैं यहाँ देखूं तो दिस इज डीएल, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा होगा। अगर मैं यहाँ देखूं तो दिस इज डीएल, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ ऐसा होगा। तो क्या ई और डीएल के बीच का एंगल हमेशा जीरो मिल रहा है? यस। तो यहां हम कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड एंड डीएल
इज ऑलवेज जीरो। इसका मतलब जो आपने यहाँ इंटीग्रल ई डॉट डीएल लिखा है तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ई डीएल सीधा सीधा। और एक क्लोज लूप के लिए जो इंटीग्रल डीएल है, फॉर अ क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ डीएल इज नथिंग बट इसकी टोटल लेंथ विच इज 2 पाई आर। तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसा कि ये हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। हमें पता है कि ये क्लोज लूप से जो फाई लिखा जाता है वो लिखा जाता है बी इंटू एरिया। बात हो रही है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये फील्ड जो है वो वेरी कर रहा है, एरिया कांस्टेंट है। कांस्टेंट एरिया इज पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी। दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ से आप देखो तो एक आर से एक आर कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है। अपने को यहाँ से जो आंसर मिलता है वो कितना मिल रहा है, E induced is equal to R by 2 dB by dt। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसे ध्यान रखिएगा कि एक सर्कुलर लूप में अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है तो उसकी वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है वो आता है R by 2 dB by dt। फिर मैंने ईएमएफ बोला, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो आता है R2 dB by dt। ठीक है बात। एक मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू है R by 2 dB by dt के बराबर। क्लियर है सारी बातें। अच्छा, क्या इसके लिए यहाँ पे इस लूप का होना जरूरी है, क्या इस कॉइल का होना जरूरी है? नहीं, कॉइल का होना कोई जरूरी नहीं है। हम क्या मानते हैं कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड हमने स्पेशल टाइप का लिया है जो कि एक सिलिंड्रिकल रीजन में है इस तरीके से। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर से जो पॉइंट हमें दिया गया है वहां तक का हम एक इमेजिनरी कॉइल अज्यूम कर सकते हैं। उस इमेजिनरी कॉइल की रेडियस है यहाँ पे आर। तो आगे क्वेश्चन करते हैं, उससे चीजें आपको और समझ में आएंगी। तो जैसे आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल रीजन में आपको दे रखा है, दिस इज रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसका जो सेंटर है वो यहाँ पे है। आपको बोला गया कि यहाँ से एक डिस्टेंस आर पे इस पॉइंट पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई इंड्यूस्ड कितना है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी कर रहा है टाइम के साथ। तो यहाँ पे जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो आप सीधा सा लिख सकते हैं ई इंड्यूस्ड इक्वल टू आर बाई 2 डी पी बाई डी टी। तो वहां किसी कॉइल का होना जरूरी नहीं है, ये जो है ये रीजन है, रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोई कॉइल नहीं है। ठीक है, और ये रीजन कैसा है, सिलेंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो उसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आर है और वो पॉइंट जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा है कि आपको एक रीजन दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड का, ऐसा सिलिंड्रिकल रीजन। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है बी नॉट टी क्यूब। बोला गया इफ अ पॉजिट्रॉन इज रिलीज्ड इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, पॉजिट्रॉन इज रिलीज्ड, पॉजिट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव वर्जन मान लो आप। ठीक है, पॉजिट्रॉन इज रिलीज्ड इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, then find its initial acceleration, find its initial acceleration। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और वो रिलीज कहाँ किया गया है तो बता रखा है ये यहाँ से आर डिस्टेंस पे रिलीज किया गया था। ये एक पॉजिट्रॉन है, यहाँ पे ई प्लस लिख सकते हैं इसे अपन। ठीक है, इसका इनिशियल एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया, इसका मास है एम के बराबर। तो ठीक है, आसानी से हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ बाई एम। फोर्स इस पे कितना लगेगा, कौन लगाएगा, फोर्स भाई जब तक ये मोशन में नहीं है तब तक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो कोई फोर्स नहीं आने वाला, फोर्स आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। कितना आता है, Q इंटू ई, ई इंड्यूस्ड बाय एम। तो ये एक्सेलरेशन हो गया इसका, ई इंड्यूस्ड अपने को निकालना है। ई इंड्यूस्ड होता है R बाई 2 डी बी बाई डी टी। बी आपको दे रखा है, डिफ्रेंशिएट करेंगे R बाई 2, ये हो जाएगा 3 B0 T² बाई 2। ई इंड्यूस्ड आ गया, तो एक्सेलरेशन आप लिख सकते हैं Q बाई एम इंटू R/2 इंटू 3/2 इंटू B0 T²। पूरा सॉल्व करके अगर लिखें तो लिख सकते हैं B0 3B0 QR/4M इंटू T²। तो जो इसका एक्सेलरेशन है वो भी वेरिएबल है, समय के साथ वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये इसका एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा। और आपको पूछा गया था इसका
इनिशियल एक्सेलरेशन। तो ये आपका फाइनल इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसी में आपसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन और पूछा गया। क्वेश्चन आपका ऐसा ही है कि वही आपका एक सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड है। मैं आपको बस ऐसे ही बना रहा हूँ इस बार। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का एक रीजन है, बड़ा सा रीजन होगा, उसमें से एक पोर्शन मैंने लिया। उस पोर्शन में आपने एक रिंग रखी। दिस इज नॉन कंडक्टिंग रिंग, ठीक है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड रिंग है ये। इस पूरी रिंग पे एक यूनिफॉर्म चार्ज आपने दे रखा है विच इज क्यू। ठीक है, क्यू चार्ज आपने इस पूरी रिंग पे दे रखा है, हर जगह इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है यहाँ पे यहाँ तक। ठीक है बात। अब पूछा गया कि अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को बी नॉट टी के बराबर दिया गया है, मतलब टाइम के साथ ही वेरी कर रहा है, तो पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा गया, इस रिंग का जो रेजिस्टेंस है वो आर ओम है, कि क्या ये जो रिंग है ये रोटेट करेगी इसमें? क्या ये रिंग इस वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रोटेट करेगी? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो यस और नो बताइए जल्दी से, क्या होना चाहिए? भाई रोटेट करनी चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई छोटा सा चार्ज इस पे लेके देखूं, ये एलिमेंटल चार्ज इस पे लेके देखता हूँ जो कि आर रेडियस पे है यहाँ से। इस एलिमेंटल अगर चार्ज के लिए बात करूं डी क्यू के लिए, तो इस पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में विच इज डी क्यू इंटू ई इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ऐसा, और उसकी वजह से यहाँ पे फोर्स लगेगा इस पे इस डायरेक्शन में। अब सोचो कि जितने भी चार्ज यहाँ पे आपने कंसिडर कर रहे हैं, हर एक पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, और जब टेंजेंशियल डायरेक्शन पे फोर्स हर एक चार्ज पे लगेगा, तो क्या ये फोर्स इस पूरी रिंग को घुमाएगा? यस। तो यहाँ पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा इन सारी फोर्सेस की वजह से, जो इस रिंग को घुमाएगा। तो यस द रिंग विल रोटेट। पूछा गया आपसे फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग। क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग। अल्फा आपसे पूछा गया है, तो ठीक है, पहले अपन टॉर्क निकाल लेते हैं। टॉर्क को आई अल्फा के बराबर कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अब टॉर्क कैसे निकालें? तो भाई टॉर्क निकालने के लिए यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो हम एक छोटे से फोर्स पे, छोटे से चार्ज पे लगने वाले फोर्स को इंटीग्रेट करते हैं। तो टॉर्क हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक छोटा सा टॉर्क। छोटा टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू रेडियस। फोर्स कितना लग रहा है? डी क्यू इंटू ई इंड्यूस्ड, ये तो गया फोर्स, इंटू रेडियस। ये आपका हो गया टॉर्क, छोटा टॉर्क जिसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, अब डी क्यू कैसे लिखें? तो डी क्यू लिखने का तरीका है कि आपने जो एक छोटा सा एलिमेंट लिया है ऑफ एंगल डी थीटा, आप चाहे तो एंगल की टर्म में कर लीजिए, या आप चाहे तो लेंथ की टर्म में कर लीजिए। तो लेंथ की टर्म में अगर कर लें तो टोटल चार्ज है क्यू, टोटल लेंथ है 2 पाई आर। ये हो जाएगा डी क्यू इंटू डी एक्स। डी एक्स आपने लेंथ इसका लिया था। ठीक है, यहाँ रखते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रल क्यू बाय 2 पाई आर इंटू डी एक्स। ये तो हो गया डी क्यू। ई इंड्यूस्ड, ई इंड्यूस्ड कितना आता है? अभी आप बात करी थी, दिस इज आर बाई टू डी बी बाई डी टी। रेडियस इसकी है कैपिटल आर बाई टू, डी बी बाई डी टी इज नथिंग बट बी नॉट। दिस इज ई इंड्यूस्ड, इसको भी यहाँ रख देते हैं आर बाई टू बी नॉट। ठीक है, नेक्स्ट इज रेडियस आर, वो भी आपने रख दिया। इंटीग्रेट करना है इसको जीरो से कहाँ तक? 2 पाई आर तक। टोटल लेंथ इसकी कितनी है? 2 पाई आर तक। सीधा सीधा अपने को आंसर मिलेगा। हाँ, इसको इंटीग्रेट करने की भी उसे जरूरत थी नहीं, हम सीधा सीधा इसमें क्यू रख के अपना आंसर बता सकते थे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार कितना आ रहा है। फाइनल आंसर विल बी क्यू बाय 2 पाई आर इंटू आर बाई टू इंटू बी नॉट इंटू आर। और जो dx का इंटीग्रेशन होता है वो होता है x। x में जब आप लिमिट रखेंगे तो अगेन रखेंगे 2 पाई आर। हाँ, इसको इंटीग्रेशन की जरूरत थी नहीं, 2 पाई आर से 2 पाई आर फिर से कैंसिल हो रहा है। तो q इंटू आर स्क्वायर इंटू बी नॉट बाई टू, ये आपका आया टॉर्क, क्यू आर स्क्वायर बी नॉट बाई टू। ठीक है, टॉर्क आपको मिल गया।
अब इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों नहीं थी, मेरे से भी गलती हुई इसमें। इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों नहीं थी, क्योंकि जितने भी फोर्सेस हैं वो सारे सेम डिस्टेंस पे हैं, आर 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 पे। तो और सबका जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो भी सेम है, सब एक ही तरफ घुमाना चाह रहे हैं, इसलिए टॉर्क में यहाँ पे इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं थी। आप सीधा नेट चार्ज को आप इंड्यूस से मल्टीप्लाई करते, आपको नेट फोर्स मिलता, और आर से रेडियस से मल्टीप्लाई करके आप टॉर्क निकाल सकते थे। ठीक है, क्योंकि देखिए ई इंड्यूस्ड यहाँ पे कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। अगर आप इंटीग्रल डी क्यू करते हैं तो वो मिलता है आपको सीधा क्यू, तो आप सीधा सीधा ये सॉल्व कर सकते थे, यहाँ इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो टॉर्क आपको मिल गया, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा में करना है, वहां से आपको अल्फा निकालना है। एक रिंग के लिए आई अबाउट सेंटर कितना होता है, याद है आपको, दिस इज एम आर स्क्वायर। सीधा आपको आंसर मिल गया, टॉर्क बाई एम आर स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। तो टॉर्क आपने लिखा था क्यू आर स्क्वायर बी नॉट बाई टू डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर। फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा क्यू बी नॉट बाई टू एम। दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस रिंग। ठीक बात है, ये जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बात करेंगे इंडक्टेंस की, इंडक्टेंस क्या होता है और किस तरीके से इंडक्टर्स एक सर्किट में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।